जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो हमने पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। अगर मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि इफ़ टू रोज, अगर मैं दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करता हूं तो क्या फर्क पड़ रहा था? डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो रहा था। एक ऑपरेशन कराएंगे तो करेंगे तो एक बार साइन चेंज होगा, दूसरी बार करेंगे तो दोबारा चेंज होगा। तो मतलब अगर मैं दो ऑपरेशन लगा देता हूं डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट और स्केलर, कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो पुराने डिटर्मिनेंट का स्केलर टाइम्स हो जाएगी। अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो को तो जो नई वैल्यू होगी वो के टाइम्स हो जाएगी पुरानी वैल्यू के। यही प्रॉपर्टीज थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को इफ एनी रो और एनी कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय सम और सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके ऑफ अदर टू रोज और टू कॉलम्स, कोई भी एक रो बाकी जो बचे हुए दो रो हैं उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखी जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम ये है। पहली प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। माइनस ऑपरेशन लगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी काम आएगी। मतलब कहीं ना कहीं हम एक रो को किसी दूसरे रो से रिप्लेस करेंगे या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। तो क्या आ रहा है ये? सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाई ए, सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड बाई बी एंड थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड बाई सी। देखिए हमने ऐसा कैसे जाना कि क्या होगा। देखिए यहां पर है वन वन वन। वन का मतलब यह है कि इनमें से कोई भी एक ऐसा रो या एक ऐसा कॉलम वन तब बनेगा जब उसमें सारी चीजें कॉमन हो। अब सारी चीजें कॉमन कैसे हो सकती हैं? इस पूरे रो में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। इस पूरे रो में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। इस पूरे कॉलम में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हमें कॉमन बनाना पड़ेगा। तो कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ए से। दूसरा तरीका जानने का ये भी है, यहाँ पर है ए क्यूब और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्यूबिक टर्म हमें लाना है। तो हमने कैसे सोचा? फर्स्ट रो को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या ऑपरेशन बनेगा? ए क्यूब
ए स्क्वायर ए बी सी, बी क्यूब बी स्क्वायर ए बी सी, सी क्यूब सी स्क्वायर ए बी सी। अब इसमें से ए बी सी क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिए, अगर हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें ए बी सी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को किसी स्केलर से, तो डिटर्मिनेंट की जो नई वैल्यू है वो उस स्केलर के मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर हमने ए से मल्टीप्लाई किया किसी रो को, तो डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह बी से मल्टीप्लाई करें तो बी से, सी से, इसका मतलब कि ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो हमने ए बी सी से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जैसे ही ए बी सी से डिवाइड किया, यहाँ से ए बी सी आप कॉमन ले लीजिए, तो ए बी सी हमने कॉमन निकाल लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर 1, बी क्यूब बी स्क्वायर 1, सी क्यूब सी स्क्वायर 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, 1 आया। अब देखिए ऊपर हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको क्या किए दे रहे हैं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किए दे रहे हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब ए स्क्वायर 1, बी क्यूब बी स्क्वायर 1, सी क्यूब सी स्क्वायर 1। अब इसको क्या कीजिए, R1 एंड R3 को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपको एक माइनस साइन बाहर आएगा, रिप्लेस करेंगे तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यही आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और वही वहाँ पर आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। हमें ये दिखाना है कि ये जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब यहां भी वही चीज है, कैसे जानेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, ए क्यूब, और यहां पर मैक्सिमम कितना है, ए स्क्वायर। यहां पर क्या है, बी सी डी, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, फोर्थ रो को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। तो पूरा डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, ए बी सी डी से। तो फिर क्या कीजिए, ए बी सी डी से डिवाइड भी कर दीजिए। तो क्या आया, ए क्यूब ए स्क्वायर ए ए बी सी डी।
बी क्यूब बी स्क्वायर बी ए बी सी डी, सी क्यूब सी स्क्वायर सी ए बी सी डी, डी क्यूब डी स्क्वायर डी ए बी सी डी। क्या कीजिए अब, ए बी सी डी इसमें से लास्ट कॉलम से कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, ए बी सी डी ए बी सी डी। फिर क्या बचेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर ए वन, बी क्यूब बी स्क्वायर बी वन, सी क्यूब सी स्क्वायर सी वन, डी क्यूब डी स्क्वायर डी वन। ये आपका आंसर, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसे हम बिना एक्सपेंड किए वैल्यू निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब इसमें देखिए, इधर से चलते हैं राइट साइड से। यहां पर क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, और यहां पर है ए, कोई स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी से, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कि पूरे डिटर्मिनेंट को आपको ए बी सी से डिवाइड भी करना है। तो ए बी सी कर दीजिए। तो ए स्क्वायर ए बी सी, बी बी स्क्वायर ए बी सी, सी सी स्क्वायर ए बी सी। ए बी सी कॉमन ले लीजिए, कहाँ से, थर्ड कॉलम से। जैसे ही कॉमन लेंगे ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, तो क्या बचा है, ए स्क्वायर वन, बी बी स्क्वायर वन, सी सी स्क्वायर वन। हमें क्या लाना है, वन ए बी ए स्क्वायर। तो ये वाला कॉलम यहाँ ले जाइए। ठीक, चलिए, जब एक बार ऑपरेशन करते हैं तो क्या आया, C3 को C2 से रिप्लेस करेंगे आप। जब C3 को C2 से रिप्लेस करेंगे तो एक माइनस साइन लगा देंगे। तो ए बी सी, वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको इससे रिप्लेस कीजिए। तो C1 इज रिप्लेस्ड बाई C2, फिर माइनस साइन। तो माइनस पहले से था, फिर माइनस लगाएं, तो माइनस का स्क्वायर। तो क्या बचा, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। तो मैट्रिक्स की जब भी हम प्रॉपर्टी का, सॉरी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इससे हमारे क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा। चलिए देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है। दो तरीका कौन कौन सा हुआ, या तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, या इसको पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमें मैक्सिमम इसमें क्या करना है, किसी भी रो में या तो दो जीरो बना दें या एक जीरो बना दें, ताकि हमारा एक्सपेंशन क्या रहे, कम से कम रहे। तो जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो बनाने का एक तरीका है, सबसे सिंपल, R1 को R1 माइनस R3 कर देते हैं। जैसे ही करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस 1 8, एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 9 में से 1 8, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 12 0, बाकी नो चेंज। अब इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो 8 12 प्लस 4 कितना हो गया, 8 इंटू 16 आंसर।
ठीक है। हमारे पास दूसरा तरीका था कि हम पूरा ओपन करके देखें, लेकिन वो कैलकुलेशन लेंदी पड़ता, तो हमने पहले क्या कर लिया, जितने जीरो, एक रो में 2 जीरो बन जाएं तो फिर हमें एक रो के नॉन जीरो एलिमेंट के क्रॉस ओपन करना आसान रहता है, एक्सपेंड करना, इस वजह से हमने ऐसा किया। चलिए सेम चीज यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या है, 3 डिजिट में है। क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। चलिए करके देखते हैं। R1 को रिप्लेस करते हैं R1 माइनस R3 से, और R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R3 से। देखते हैं क्या निकलता है। 265 माइनस 219। ठीक है, तो 5 माइनस 9, 6, 5 माइनस 1, 4, 240 माइनस 219, 21, फिर 219। सिमिलरली 240 माइनस 198, 42, 225, 198, 27, 198, 219, 181, कितना हो गया, 1938, और 198 माइनस 181 कितना हो गया, 17, एंड देन 181। और कुछ कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसको और कॉलम का ऑपरेशन लगा कर देखते हैं। कॉलम के ऑपरेशन में क्या कर देंगे, C1 is replaced by C1 minus 3 C3, and C2 is replaced by C2 minus C3। रिप्लेस कीजिए। 46 माइनस 42, 4, 42 माइनस 38, सॉरी 46 माइनस 38 कितना हुआ, 8, 42 माइनस 38, 4, 38, 21 माइनस 17, 4, 10, 17, 219 माइनस 181, 38, 198 माइनस 181, 17, 181। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, तो क्या हो जाएगा, 0, 4 माइनस 20 माइनस 16, 38,
माइनस 34 4 4 10 17 38 17 181। एक हमने जीरो बना दिया। अब हमारे पास एक और जीरो बन जाए तो एक्सपेंड करना आसान रहेगा। उस एक और जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? C2 is changed to C2 plus 4C3। तो 0 0 4 4 17 इंटू 4 68 प्लस 10 78 17 38 17 प्लस 181 17 अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो के क्रॉस। तो 4 इंटू 781 माइनस 38 इंटू 78, ये आपका सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे सिंपल हो सके वैसे सिंपल करते चले जाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सो दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात यह है कि मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, और वो क्या पढ़ रखी है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तब होगी जब डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए, सेम। तो हमें सिंपल सा मतलब ये करना है कि कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम क्या बनाना है, सेम। अब वो सेम कैसे बनेगा? सेम बनेगा R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम तीनों रो को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, 0 0 0। लीजिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों? क्योंकि तीनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 0। हमें कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा कॉस गामा साइन गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। इससे इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा कॉस डेल्टा
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। सिमिलरली साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। अब इसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे, कोई जीरो बनाते हैं। जीरो तब बनाएंगे, जीरो ये कैसे बनेगा, जीरो ये तब बनेगा, यहाँ पर है साइन अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा साइन अल्फा, ये है कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा का वहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इधर है कॉस अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ पर साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि C3 को रिप्लेस करते हैं C3 माइनस, यहाँ पर कॉस डेल्टा है और यहाँ पर कॉस डेल्टा नहीं है, तो C1 इंटू कॉस डेल्टा माइनस, यहाँ पर है कॉस अल्फा है, यहाँ भी है कॉस अल्फा, वहाँ पर साइन डेल्टा नहीं है, C2 साइन डेल्टा। ठीक, जैसे ही करेंगे ये तो एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ पर देखिए C3 ये है, ये पूरा C1 में कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा, और C2 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस अल्फा साइन डेल्टा। यहाँ पर इनका क्या है, अपोजिट साइन लिखा है, तो ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो। जैसे ही जीरो आया इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, कहीं भी एक्सपेंड नहीं करना, अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है तो जब मैक्सिमम चीज़ों को क्या कीजिए, जीरो रिड्यूस कीजिए। जैसे ही जीरो, कम से कम किसी रो किसी एक रो के दो जीरो हो जाएं या किसी एक कॉलम के दो जीरो हो जाएं, तब हम एक्सपेंड करने की सोचेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो फाइंड आउट करो क्या, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट, एक तरीका तो हुआ कि डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दूं, डायरेक्ट एक्सपेंशन करना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम जीरो बनाते हैं। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों रो का अगर मैं सम कर दूं और फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारी रो क्या बन जाएगी, जीरो। देखिए R1 को R1 माइनस R2 प्लस R3, सेकेंड और थर्ड रो को मैं जोड़ देता हूं और R1 से घटा देता हूं, तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। दिख रहा, ठीक है। x प्लस एक्स, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन को टू एक्स माइनस वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो। x प्लस वन में सिक्स जोड़ेंगे तो x प्लस सेवन आ जाएगा, और x प्लस सेवन को x प्लस सेवन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो। x प्लस फोर है, x प्लस फोर को फाइव, x प्लस फोर में से फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वन। इनको एज इट इज लिखिए। अब इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बाकी किसी एक दो रो, किसी एक रो में दो एलिमेंट जीरो बन जाए तो फिर एक्सपेंड करना आसान है। तो x माइनस वन, एक्स एक्स प्लस वन माइनस सिक्स एक्स माइनस, हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको अभी
ऐसे ही फैक्टर के रूप में रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 0 दी गई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x प्लस 6 क्या आया? x माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू हुई, अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। दूसरा वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब हम इसको 0 कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ से x के दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3, x माइनस 2। तो x की 3 वैल्यू निकली, 1, 2 एंड 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। so that the value of this determinant is equal to x cube। x cube, x cube कैसे होगा? x cube, x cube करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? यहां से x कॉमन है, यहां पर x कॉमन है, तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं और यहां से x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, बचा क्या? x प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 10x प्लस 8y, 1 1 4 2 8 3। अब क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि 0 बनाते हैं। मैक्सिमम 0 कहाँ से बनेंगे? जब हम R2 को R2 माइनस 2R1 कर देंगे। 2 है इधर और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और R3 को भी यही काम करते हैं, R3 माइनस 3R1। जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो तो वही रहेगी, 5x प्लस 4y में से 2x प्लस 2y जाएंगे तो बचेगा 3x प्लस 2y। 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 2 0, ये है 10। 10x प्लस 8y में से 3x प्लस 3y जाएंगे तो बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x प्लस 5y। 8 माइनस 3 5 और ये है 0। अब इसको क्या कर दीजिए? इसके अक्रॉस एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से है, एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से है, 1 इंटू कितना आया? 35x प्लस 10y माइनस 14x माइनस 10y। ये और ये कैंसिल, सॉरी 5 इंटू 3 15, तो 15x माइनस 14x कितना आया? x, और ये एक्स स्क्वायर पहले से है, तो क्या आ गया? एक्स क्यूब। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस पूरे रो में क्या वो कॉमन है? ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन है? बी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या कॉमन है?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचा, 0 बी सी, ए 0 सी, ए बी ये कर लिए। अब क्या करते हैं, अब करते हैं किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 2 जीरो बना लीजिए। तो अगर मैं क्या करूं, आर सॉरी C2 को रिप्लेस कर देता हूं C2 माइनस C3 से, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया 0, ये तो वही है, a माइनस ए 0, ये हो जाएगा माइनस बी सी, ए बी। अब इसको क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए इसके क्रॉस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी प्लस बी सी, यही आ गया। ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए इंटू 2BC, तो ये क्या हो गया, 2 A³ B³ C³, ये आपका आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। इसमें देख लीजिए क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, x, यहाँ पर क्या कॉलम है कॉमन है y, यहाँ पर क्या कॉमन है z, x y z बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आएगा। एक्सपेंड करने से पहले किसी भी दो रो या किसी भी रो में 2 एलिमेंट या किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट को 0 बना दीजिए। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, रिप्लेस कर दीजिए, और सी उसके बाद ऑपरेशन दूसरा लगाइए, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर 0, इधर y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इधर 1 जेड स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर y माइनस जेड वाई प्लस जेड। इस पूरी रो में क्या कॉमन है, x माइनस वाई, बाहर निकालिए। इस पूरे रो में क्या कॉमन है, y माइनस जेड, बाहर निकालिए। तो इसकी वैल्यू क्या मिली, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड। तो क्या हुआ, 0 0 1 1 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर। ठीक, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब उस वन के क्रॉस, ये वाले वन के क्रॉस क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ से y और y कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट
द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब यहीं से आपके समझ में आ रहा है कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन आने के लिए क्या करेंगे? कॉमन लाने के लिए क्या करिए, फर्स्ट कॉलम को C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही रिप्लेस करेंगे इसमें हर जगह यही लिखा मिलेगा। जैसे ही हमने ये किया, क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम से ये ले लीजिए कॉमन। जैसे ही कॉमन लेंगे वन वाई जेड, वन ए प्लस वाई जेड, वन वाई ए प्लस जेड। एक्सपेंड करने से पहले जितने जीरो बन सकते हैं किसी रो में, दो एलिमेंट जीरो बना लीजिए, या किसी कॉलम में दो को जीरो बना लीजिए। जीरो बनाने के लिए क्या कर देंगे, जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर क्या कर दीजिए कि R2 is replaced by R2 minus R1 and R3 is replaced by R3 minus R1। जैसे इसको रिप्लेस करेंगे, वो ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो क्या आएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वन वाई जेड, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, ए प्लस वाई माइनस वाई ए, जेड माइनस जेड जीरो, वाई माइनस वाई जीरो, ए प्लस जेड माइनस जेड ए। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कीजिए इस वन के क्रॉस, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस जीरो। तो आपका क्या आया वैल्यू, ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और आपको लाना क्या था, यही लाना था। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो या तो एक रो का कोई भी दो एलिमेंट जीरो कर दें, या किसी कॉलम का दो एलिमेंट उसी के क्रॉस एक्सपेंड करेंगे। उसके पहले आप प्रॉपर्टी लगाते जाइए, डायरेक्ट एक्सपेंशन के चक्कर में मत पड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पर प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। यहाँ पर देख लीजिए कॉमन क्या है, इस पूरे रो में ए कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है। बाहर निकालिए ए बी सी, बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए बी सी। यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस बी सी। यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी माइनस सी। फिर देखिए, क्या देखिए कि इस पूरे रो में ए कॉमन है, इस पूरे रो में बी कॉमन है, इस पूरे रो में सी कॉमन है। बाहर निकालिए, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बचा क्या, माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन। चाहे तो इसको जीरो बनाइए किसी दो रो को, या डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि वन ही है। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे या जीरो बना लीजिए, जीरो बनाएं, चलिए जीरो बना लेते हैं। C2 is replaced by C2 plus C1, C3 is replaced by C3 plus C1। ठीक है, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से था, -1 1 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 0 -4, ये आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही आपको निकालना था। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस, मतलब ट्रायंगल त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसका एरिया निकालिए। डिटर्मिनेंट से एरिया निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको सॉल्व करने से पहले कोई दो रो या कोई दो कॉलम, किसी रो के दो एलिमेंट या किसी कॉलम के दो एलिमेंट जीरो कर दीजिए। जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो कैसे करेंगे, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 -C3 कर दीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, 2 - 1 1, 0 9, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 3 - 8 +9 -7 -3 कितना आया, 1/2, 8 - 3 -5 प्लस -90, ये कितना हो गया, 95/2। माइनस साइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस नहीं हो सकता, हमेशा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रूफ करना है कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर अगर पॉइंट होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, 0। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल वही फार्मूला, 3 8 1 -4 2 1 10 14 1। इसका जब आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि क्या है, को लीनियर। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर ये सारे पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल्फा। ये कोई अननोन है। सिंपल सी बात ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा अगर पॉइंट कोलिनियर हुए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके 0 पुट कर दीजिएगा, एक इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन को जब 0 पुट करेंगे तो हमें एल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, फिर हम इसकी सॉल्व करके बता देंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।